हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। मैंने लास्ट लेक्चर में थर्मोकेमिस्ट्री को 4 टॉपिक्स में डिवाइड किया था और ये वो 4 टॉपिक्स हैं। हमने फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लिया है, उसके लिए आप मेरा पहला लेक्चर देख सकते हैं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक को दे दूंगा, आप देख लीजिएगा उसको। फिलहाल आज का टॉपिक हमारा इसमें सेकंड टॉपिक है, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे और उनकी जो डिफरेंट एंथैल्पीज होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो आज का कंटेंट है लेक्चर का वो ये है कि हमको डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज पढ़नी है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज हैं, इसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं इसको क्या क्या है। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, तो बोलोगे 1 मोल सब्सटेंस अगर आप कुछ भी बनाते हैं तो उसके लिए आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ कंबस्ट करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कंबस्ट करते हैं अगर आप, तो उसके लिए आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिस्क्राइब करते हैं। बोलिए एंथैल्पी है क्या, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि एंथैल्पी हीट एक्सचेंज है। किसी रिएक्शन में या तो एब्जॉर्ब होती है हीट या तो रिलीज होती है। ठीक, अब कहाँ एब्जॉर्ब होती है कहाँ रिलीज होती है ये भी आगे के लेक्चर में आपको समझ में आएगा। इसी तरह अगर आप सॉलिड को डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें जो हीट एक्सचेंज होगा, मैं हीट एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, तो हीट ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। और इसी तरह अगर कोई चीज़ हाइड्रेट होती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और अगर कोई भी चीज़ एटमाइज होती है, मतलब अपने एटम्स में पूरी तरह डिसोशिएट कर जाती है गैसेस स्टेट में, तो वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उसके लिए डिस्क्राइब होती है। अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है, वेपर बन रहा है, तो सब्लिमेशन प्रोसेस है, वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिस्क्राइब करेंगे। ये फ्यूजन है, फ्यूजन यानी कि एक तरह से कैसे मेल्टिंग कह सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड। वेपराइजेशन लिक्विड टू गैस के लिए डिस्क्राइब होता है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन यानी अगर लिक्विड से गैस बन रहा है तो उस केस में जो एंथैल्पी एक्सचेंज होगी वो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। एसिड बेस रिएक्शन अगर आप कराते हैं तो उसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होती है और उसके लिए हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह अगर कोई चीज़ आयनाइज हो रही है तो उसके लिए हम लोग एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन डिस्क्राइब करते हैं। डिसोशिएट होने पर एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह हम बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी डिस्क्राइब करते हैं, और इसमें एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। और जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनके लिए हम लोग लैटिस एंथैल्पी डिस्क्राइब करते हैं। क्या है ये आपको मालूम चल जाएगा लेक्चर में। और आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो आयनाइज होता हुआ माना जाता है, तो उसके लिए हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्क्राइब करते हैं। और कोई अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो जो एनर्जी एक्सचेंज उसके अंदर होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। और जिन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस पाया जाता है उसमें रेजोनेंस एनर्जी को कैसे मालूम करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। और हाइड्रोजनेशन प्रोसेस यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसकी एंथैल्पी को भी यहाँ देखेंगे। ठीक है, ये तो कंटेंट है हमारे आज के लेक्चर का। तो हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन से आप क्या समझते हो। देखो, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होती है। ठीक, तो उसको समझते हैं एग्जांपल लेके। देखो, जैसे इस रिएक्शन में 1 मोल N2 गैस रिएक्ट कर रही है 3 मोल H2 गैस से। ठीक, और जब ये दोनों पूरी तरह रिएक्ट कर जाएंगे, बात को सुनना, जब पूरी तरह रिएक्ट कर जाएंगे तो पूरी तरह वो 2 मोल्स ऑफ अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एक रिएक्शन है। तो इसके लिए मैं एंथैल्पी चेंज इस तरीके से लिख सकता हूँ। सिंबल को समझो, डेल्टा मतलब एंथैल्पी, ये चेंज के लिए है, एच मतलब एंथैल्पी के लिए है, और नीचे अगर आर लिखा रहता है तो इसका मतलब है कि किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए है, चाहे रिएक्शन किसी भी टाइप की हो, तो हम उसको जनरली आर लिख देते हैं कि भाई एंथैल्पी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन। फिलहाल इसकी यहाँ पे वैल्यू दी गई है, ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग होता है। फिलहाल यहाँ पे नेगेटिव है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और पॉजिटिव होने पे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। अब पॉइंट यहां पर यह है कि the amount of heat evolved or absorbed in a chemical reaction when the number of moles of reactant as represented by chemical equation have completely reacted, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, have completely reacted, मतलब जब ये 1 मोल N2 और 3 मोल H2 पूरी तरह रिएक्ट कर जाएगा उस वक्त जो एंथैल्पी एक्सचेंज होगी वो वैल्यू है। ये नहीं है कि भाई आपने N2 और H2 को बस रिएक्ट कराया और वो इतनी एनर्जी दे देगा, नहीं, ये एनर्जी इस रिएक्शन के लिए है
और इस रिएक्शन का मतलब कि अब इसमें 1 मोल N2 और 3 मोल H2 जब पूरी तरह रिएक्ट करेगा तभी इतना एनर्जी एक्सचेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये समझना आपको ज़रूरी है कि वो जो मोल्स रिएक्टेंट के आपके नज़र आ रहे हैं वो पूरी तरह रिएक्ट करने चाहिए, तो ही वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू को रिलेट करेंगे। ठीक है ना, तो इसको हम लोग एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी। अच्छा, ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने लास्ट लेक्चर में, बस मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ जल्दी से कि आपको रिवाइज हो जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, मतलब किसी भी रिएक्शन में कितनी एनर्जी निकलेगी या लगेगी, उसको कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, अगर आप रिएक्टेंट को घटाओगे या बढ़ाओगे तो एनर्जी उसी हिसाब से घट जाएगी या बढ़ जाएगी जो रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। अगर आप एक ही रिएक्शन को रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट के अलग अलग फिजिकल स्टेट में करा रहे हो, मतलब वाटर आप कहीं यूज़ कर रहे हो, H2 यूज़ कर रहे हो, तो वो लिक्विड स्टेट में यूज़ कर रहे हो, सॉलिड में यूज़ कर रहे हो या वेपर में यूज़ कर रहे हो, तो एनर्जी जो इन्वॉल्व होगी उस रिएक्शन में वो चेंज होगी, तो ये भी एक फैक्टर है। एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशंस में भी है भाई, अब जैसे आप कार्बन यूज़ करना चाहते हैं बट वो कार्बन आप ग्रेफाइट से यूज़ कर रहे हैं, ग्रेफाइट ले रहे हैं या डायमंड ले रहे हैं, तो उसी हिसाब से जो एनर्जी उस रिएक्शन की होगी वो चेंज होगी। यानी अगर आपने इलेक्ट्रॉप बदला तो एंथैल्पी पे असर पड़ेगा। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी मैंने समझाया था कि जब दो सॉल्यूशंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और अलग अलग कंसंट्रेशन के हैं तो जो एंथैल्पी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है वो डिफर करेगी, चेंज होगी जब कंसंट्रेशन आप चेंज करोगे सॉल्यूशन का। तो ठीक, टेम्परेचर हमने किरचॉफ्स इक्वेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आप उसको देख लेंगे। टेम्परेचर चेंज करने पर भी एंथैल्पी चेंज होती है, कैसे होती है उसको आप लेक्चर में देख लीजिएगा ठीक से। और कंडीशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, आपने कौन सी कंडीशन में रिएक्शन कराई है भाई, प्रेशर कांस्टेंट रखा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है कि दोनों कांस्टेंट रखा है कि दोनों वेरी करा रहे हैं, उसी हिसाब से एंथैल्पी के अलग अलग रिजल्ट आते हैं, मतलब हीट एक्सचेंज के अलग अलग रिजल्ट आते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एंथैल्पी या हीट को किसी रिएक्शन के तो हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को समझो, कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, जब आप उसको बनाते हैं उसके एलिमेंट्स से बनाते हैं और उसके एलिमेंट्स को आप उसी स्टेट में लेते हैं जिसमें नेचर में वो पाया जाता है, तो उस सब्सटेंस को बनाने में जो भी एंथैल्पी एक्सचेंज होता है उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक, अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पी, कोई एंथैल्पी हमेशा नेगेटिव होती है, कोई एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हमें पता होना चाहिए कौन सी एंथैल्पी किस कैटेगरी में आती है, नेगेटिव पॉजिटिव में। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बता दूं कि ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, समझो इसको। देखो, enthalpy of formation of a substance is defined as the heat change। देखो, अब हीट चेंज की बात की है मैंने, हीट एवॉल्व या एब्जॉर्ब, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। तो जब निकलती है तो नेगेटिव और जब उसमें लगती है रिएक्शन में तो पॉजिटिव। तो नेगेटिव होने पे एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव होने पे एंडोथर्मिक। When 1 mole of the substance is formed from its element under the given condition of temperature pressure, बात को समझना, आप 1 मोल सब्सटेंस को बना रहे हैं, पहली बात 1 मोल को बना रहे हैं, इतना ध्यान देना। एंथैल्पी फॉर्मेशन जब भी डिस्क्राइब करोगे 1 मोल के डिस्क्राइब करोगे, ठीक। अच्छा, किससे बना रहे हो, उसके एलिमेंट से बना रहे हो, ठीक। और आपने उनके एलिमेंट्स को लिया हुआ है किसी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे, तो ऐसा करने पर जो एंथैल्पी एक्सचेंज होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो एंथैल्पी फॉर्मेशन कहलाएगा। ये उसका सिंबल है, एफ लगा है फॉर फॉर्मेशन, जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अब यहां हमें डिस्कस करना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है। देखो, ये एंथैल्पी फॉर्मेशन था, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन है। मतलब स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ ये है कि आपने कंडीशन क्या ली है, स्टैंडर्ड। बोल के वो क्या होता है यहाँ पे, तो एलिमेंट्स के लिए, सब्सटेंस के लिए जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है वो 298 केल्विन होती है और 1 बार प्रेशर होती है। अब बात को समझो, आप जब वही रिएक्शन किसी अदर कंडीशन में कराते हैं किसी के फॉर्मेशन के लिए, तो आप उसको सिंपली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह देते हैं। लेकिन आप वही एंथैल्पी जो फॉर्मेशन कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं कि आपने रिएक्टेंट को जो इनिशियली लिया था वो स्टैंडर्ड स्टेट में लिया था, मतलब कि 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे लिया था। आपने फिर रिएक्शन कराया, किसी भी कंडीशन में रिएक्शन कराया, और जब प्रोडक्ट बना तो आप वापस उसको कहाँ ले आए, स्टैंडर्ड स्टेट पे ले आए।
तो इस पूरे प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज हुआ है उसको हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे, यानी द एंथैल्पी चेंज accompanying the formation of 1 mole of the substance in the standard state from its element also taken in standard state। छोटी छोटी 4 बातें देखो क्या क्या है। 1 मोल सब्सटेंस बनाया आपने, पहली बात। किस में बनाया? स्टैंडर्ड स्टेट में बनाया। वो क्या है? ये 200 केल्विन 1 बार प्रेशर। किससे बनाया आपने? एलिमेंट से बनाया। एलिमेंट्स कैसे लिए? वो भी आपने किस में लिए? स्टैंडर्ड स्टेट में लिए। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच एफ नॉट। नॉट लगा दिया है कि भाई स्टैंडर्ड कंडीशन में इसको डिस्क्राइब किया गया, इसलिए। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है, यहाँ पे देखो 2 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ O2 के साथ, और ये 2 मोल ऑफ H2O लिक्विड बन रहा है, ऐसा दिखाया गया है। तो इसमें H2O का बनना दिखाया गया है, लेकिन ध्यान देना 2 मोल फॉर्मेशन दिखाया गया है। तो ये एक जनरल रिएक्शन की तरह हम लेते हैं। पहले आप देखो, मेरी बात को समझ लेना, आप किसी भी रिएक्शन को जनरली एक रिएक्शन की तरह एज्यूम करते हैं तो आप ये वाला सिंबल यूज करते हैं। मतलब ये सिंबल डेल्टा आर एच नॉट ये किसी भी रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी फिर हर रिएक्शन के अपने अलग अलग एंथैल्पी के नाम होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, तो ये एक रिएक्शन है जिसमें 2 मोल H2O बना। इसका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो -571 किलो जूल दिया गया है। तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि भाई इतना किलो जूल जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो कब हो रही है? जब 2 मोल H2O बन रहा है भाई। तो क्या आप इस एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हो? सोच के बताओ कि क्या आप इसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हो? तो आंसर है कि हम इसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे। बोले क्यों नहीं कहेंगे इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? क्योंकि देखो ये क्या है, 2 मोल्स के लिए है। तो यानी ये जो वैल्यू है किसके लिए है? बोलोगे 2 मोल्स के लिए है। जबकि देखो हमने जब डेफिनेशन पढ़ा था तो किसके लिए पढ़ा था? 1 मोल के लिए पढ़ा था, ठीक है ना। किसके लिए पढ़ा था? 1 मोल के लिए। तो क्योंकि 2 मोल है इसीलिए ये वैल्यू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो नहीं है, ठीक है, एक जनरल रिएक्शन है, जरूर है, उसकी एंथैल्पी ये है। तो अब सवाल ये है कि क्या आप इस रिएक्शन को देख के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2 का बता सकते हो? ये तो क्लियर होगा कि ये इसके बराबर नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो H2O लिक्विड है इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा। तो लॉजिकली सोचो, 2 मोल H2O लिक्विड बनाना किससे बना? ध्यान से देखना, एलिमेंट से बना है। H2 गैस एलिमेंट के फॉर्म में लिया गया है जैसा वो नेचर में पाया जाता है। O2 गैस एलिमेंट के फॉर्म में लिया गया है जैसा कि नेचर में वो पाया जाता है। और 2 मोल H2O के बनने पर ये एंथैल्पी चेंज है। बट मुझे तो 1 मोल के लिए चाहिए ना भाई। तो 1 मोल के लिए तो आधा हो जाएगा ना वो। तो यानी कि इसकी वैल्यू आएगी -571 डिवाइड बाई 2। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको आप कह सकते हो कि हाँ ये किलोजूल पर मोल में है ना। देखो ये वैल्यू पर मोल में नहीं थी, ध्यान देना, ये वैल्यू 2 मोल के लिए थी, लेकिन अब जो वैल्यू ये हाफ करने के बाद मिली है ये पर मोल आ गई। तो पर मोल फॉर्मेशन अगर आप कर रहे हो तो उसको आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हो। तो H2O लिक्विड का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो ये है। ये आपको समझ में आना चाहिए। आगे बात करें इसमें, तो H2 गैस मैंने लिया, हाफ O2 गैस, वो जो एलिमेंट स्टेट में जो पाया जाता है हमने वो लिया और इसको रिएक्शन कराया तो H2O लिक्विड बना। कितना बना? ध्यान देना, 1 मोल दिया है इस बार, 1 मोल बना। तो अब ये एज अ रिएक्शन लिया जाए तो डेल्टा एच आर ये लिखा हमने, और इसकी वैल्यू है, इसका जस्ट देखो हाफ कर दिया है मैंने, क्योंकि देखो ये 2 मोल के लिए था, ये मैंने सेम रिएक्शन लिखी है बट 1 मोल की लिखी गई है, तो ये हाफ करके लिखा है मैंने, ठीक। तो ये बताओ कि ये जो रिएक्शन आपके सामने है और इसकी जो एंथैल्पी आपके सामने है, क्या ये एंथैल्पी इसका फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रही है? बोल के हाँ बिल्कुल, यानी इस बार इक्वल साइन बिल्कुल करेक्ट साइन है। आ रही बात समझ में? यहाँ पे ये इक्वल साइन करेक्ट साइन नहीं था, तो ये रिएक्शन आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही बता रही है। अच्छा, अगर आप H2 गैस और हाफ O2 गैस लेते हैं और आप H2O गैस बनाते हैं तो देखो ध्यान से, अभी मैंने डिस्कस किया था कि अगर आपने प्रोडक्ट या रिएक्टेंट साइड में कोई भी आप स्टेट अगर चेंज कर रहे हो, रिएक्शन भले ही सेम टाइप की है, एंथैल्पी बदल जाएगी भाई। जैसे अब देखो इसमें सेम रिएक्शन दिखाई दे रही है बट यहाँ पे H2 लिक्विड बन रहा है 1 मोल, यहाँ पे 1 मोल H2O गैस बन रहा है। तो आपको लग रहा है क्या कि 1 मोल इन दोनों का फॉर्मेशन का एंथैल्पी जैसा होगा? फॉर्मेशन है इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एलिमेंट से बना है, 1 मोल बना है, ठीक है। ये 1 मोल H2 लिक्विड है, ये 1 मोल H2 गैस है।
तो याद रखना कि इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी है वो भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, लेकिन ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो H2O गैस का है, ठीक है, और वो डेफिनेटली इससे डिफरेंट वैल्यू है। और यहाँ देख लो, हाँ बिल्कुल वैल्यू डिफरेंट है, यानी कि अगर आप फिजिकल स्टेट चेंज करते हो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में किसी की, तो एंथैल्पी तो चेंज हो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को और समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्ट कर रहा है, तो 2 मोल अमोनिया बन रहा है। तो क्या इस रिएक्शन का एंथैल्पी जो कि इसके बराबर है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कहलाएगा? तो बोलेंगे कि क्योंकि यहाँ 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रहे हो आप, ठीक है, आप एलिमेंट से बना रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप 2 मोल बना रहे हो, इसका मतलब कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी ज़रूर है, बट वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, इसको अच्छी तरह समझ लो। तो फिर बोलोगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फिर किसके बराबर है? बोलोगे 2 मोल के लिए अगर ये 92 आ रहा है तो 1 के लिए निकालो, तो बोलोगे हाफ कर दो, तो 92 माइनस यानी रिलीज हो रही है एनर्जी, 92 डिवाइड बाई 2, तो माइनस 46 किलो जूल पर मोल आंसर आएगा। ये ध्यान देना, ये पर मोल नहीं था, ये 2 मोल के लिए था ये, और ये पर मोल माइनस 46 आएगा। तो हम इस रिएक्शन को देख के जरूर कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया माइनस 46 किलो जूल पर मोल है। अगला एग्जाम्पल देखें तो कार्बन सॉलिड H2 गैस रिएक्ट कर रही है, CH4 बन रहा है। ध्यान से देखो, ये 1 मोल बन रहा है और अपने एलिमेंट से बन रहा है, मतलब इस रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कहलाएगी, यानी ये साइन यहाँ करेक्ट है। और हाँ, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन है, वैल्यू जो भी हो। अब पॉइंट ये है कि अगर कार्बन सॉलिड में मुझसे ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई हमने कार्बन डायमंड लिया, हमने कार्बन ग्रेफाइट लिया, और इसी रिएक्शन में हम जैसे कार्बन यूज करके मीथेन बनाए हैं, वैसे हमने मीथेन बनाया, ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है इन दोनों रिएक्शन की जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, चाहे आपने डायमंड लिया हो चाहे आपने ग्रेफाइट लिया हो, तो वह एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगी? बोलोगे कि अब यहाँ हमें सोचना ये है कि एलिमेंट के फॉर्म में कार्बन सॉलिड होता है, बट डायमंड और ग्रेफाइट में स्टैंडर्ड स्टेट कौन सा है? तो ध्यान देना, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो कार्बन के लिए डायमंड नहीं है, वो कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल स्टेट होता है, डायमंड नहीं होता। तो यानी कि ये यहाँ स्टैंडर्ड स्टेट है, और यहाँ पर ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है डायमंड के साथ वाला। अच्छा, ये भी देखो, कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या ये वो अपने एलिमेंट से बन रहा है? बोले कैल्शियम ऑक्साइड एलिमेंट थोड़ी होता है, CO2 भी एलिमेंट थोड़ी मॉलिक्यूल है, तो क्योंकि वो एलिमेंट से नहीं बन रहा है, ठीक है, एक रिएक्शन जरूर है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कुछ ना कुछ होगी, बट ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो नहीं है, ये श्योर है बाय डेफिनेशन। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपको बनाना ही है सॉलिड 1 मोल, तो आप कैल्शियम लेंगे एलिमेंट्री फॉर्म में, सॉलिड होता है वो, आप कार्बन लेंगे एलिमेंट्री फॉर्म में, सॉलिड, कौन सा फॉर्म? ग्रेफाइट लेंगे, है ना, और आप O2 गैस लेंगे उसका एलिमेंट्री, और उतनी ही क्वांटिटी में लेंगे कि वो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बने। इसका ध्यान रखना है, दो बातों का ध्यान देना है, एलिमेंट एलिमेंट्री फॉर्म में लिया जाए और उतना ही कि 1 मोल चीज़ें बने। तो ऐसे में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये है, ये रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं मिथेनॉल बनाना चाहता हूँ, मिथेनॉल लिक्विड होता है, 1 मोल बनाना चाहता हूँ, तो किससे बनाऊँ? बोले कार्बन लेना पड़ेगा, ठीक है, एलिमेंट्री फॉर्म में लिया, H2 लेना पड़ेगा, और O2 भी मैंने एलिमेंट्री फॉर्म में लिया, एलिमेंट्री फॉर्म में जो नेचर है जिस फॉर्म में पाया जाता है वो, और उतनी ही क्वांटिटी में लिया, बैलेंसिंग उसी हिसाब से की कि यहाँ पे ये 1 मोल मिले। ध्यान देना, बनने वाला 1 मोल होना चाहिए। तो ऐसे में उस रिएक्शन की एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विच डज नॉट अकर डायरेक्टली कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली बट इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग हेस लॉ। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि नेचर में ऐसी बहुत सी रिएक्शंस होती हैं जो हम पेपर पे लिख तो देते हैं बट वो नेचर में होती नहीं है। तो ऐसे में हम उसकी एंथैल्पी कैसे निकालेंगे? जैसे एग्जांपल देखो, कार्बन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके CH4 बना रहा है, ऐसा आप लिख तो सकते हो पेपर पे, बट प्रैक्टिकली ये रिएक्शन होती नहीं है।
आप कार्बन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करा के बेंजीन लिक्विड बनता हुआ ऐसा दिखा सकते हो पेपर पे, बट ये रिएक्शन प्रैक्टिकली होती नहीं है। तो जो रिएक्शन प्रैक्टिकली होती नहीं है उनकी एंथैल्पी को हम कैसे निकालें, बोल के प्रैक्टिकली तो नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी निकालना होगा तो हम हेस लॉ यूज करेंगे, ठीक। और मैं भी आगे डिस्कस करूंगा कि जब भी आपको किसी का फॉर्मेशन निकालना होता है, जैसे यहाँ मीथेन का फॉर्मेशन है, यहाँ बेंजीन का फॉर्मेशन है, तो एक तरीका ये होता है कि हम उससे कंबशन का डेटा यूज़ करें। मतलब हम रिएक्टेंट साइड में जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के कंबशन का डेटा यूज़ करें और CH4 के कंबशन का डेटा यूज़ करें। तो दोनों तरफ के कंबशन एंथैल्पी को यूज़ करके हम इसके फॉर्मेशन को निकालेंगे। दोनों तरफ के कंबशन को यूज़ करके हम इसके फॉर्मेशन को निकालेंगे, जो हम आगे सीखेंगे, ठीक। तो एलिमेंट्री सब्सटेंस अगर स्टैंडर्ड स्टेट में आप ले रहे हैं तो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये बात पता है कि क्या होता है स्टैंडर्ड स्टेट। अच्छा, स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट का होना चाहिए और वो भी अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक। इसका ध्यान देना, मैं भी एग्जांपल में समझा रहा हूँ। तो कोई भी एलिमेंट जो अपने स्टेबल फॉर्म में है, एलिमेंट्री स्टेट में है और इस कंडीशन पे है, तो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या आएगा, 0। जैसे H2 का स्टैंडर्ड, देखो हम इसकी बात कर रहे हैं डेल्टा HF की, नॉट की, ठीक है। तो इसका तो ये तो एलिमेंट्री स्टेट में है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। O2 एलिमेंट्री स्टेट में होता है ना, ऐसे ही होता है, नेचर में पाया जाता है, स्टेबल फॉर्म है O2, तो इसका भी डेल्टा HF क्या आएगा, 0 आएगा। ओजोन उसका स्टेबल फॉर्म नहीं होता ऑक्सीजन का, तो इसके लिए डेल्टा HF 0 नहीं आएगा। हम बात कर रहे हैं बेटा डेल्टा HF नॉट, किसके लिए 0 है और किसके लिए 0 नहीं है। तो एलिमेंट्री स्टेट वालों के लिए स्टेबल फॉर्म के लिए 0 है और जो स्टेबल फॉर्म में एलिमेंट्री स्टेट में नहीं है वो 0 नहीं है। Cl2 गैस नेचर में पाया जाता है, स्टेबल फॉर्म है उसका, ये 0 है। अच्छा, Br2 क्या लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, तो ये 0 है ना। इस कंडीशन पे 200 केल्विन 1 बार पे ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यहाँ 0 आएगा डेल्टा एच नॉट। लेकिन गैसियस फॉर्म में Br2 का 0 नहीं आएगा क्योंकि ये उसका एलिमेंट्री स्टेट नहीं है, स्टेबल स्टेट नहीं है। I2 नेचर में इस स्टेट में सॉलिड पाया जाता है तो इसके लिए तो वो 0 आ जाएगी वैल्यू, लेकिन I2 गैस के लिए वो 0 नहीं आएगी क्योंकि वो एलिमेंट्री स्टेट नहीं है। ऐसे ही P4 सॉलिड यानी फॉस्फोरस सॉलिड व्हाइट फॉस्फोरस के फॉर्म में पाया जाता है, येलो फॉस्फोरस होता है, ब्लैक फॉस्फोरस होता है। तो इनमें से सबसे स्टेबल फॉर्म होता है इसका व्हाइट फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस के फॉर्म में अगर वो पाया जा रहा है इस फॉर्म में तो उसका डेल्टा HF नॉट 0 आएगा। अच्छा, येलो और ब्लैक में फिर वो 0 नहीं होगा, वो उनके स्टैंडर्ड स्टेट नहीं माने जाएंगे। ऐसे ही सल्फर जो है वो एसिड के फॉर्म में नेचर में पाया जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि एलिमेंट्री फॉर्म है तो इसके लिए वैल्यू क्या आएगी डेल्टा HF नॉट की 0। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि भाई मोनोक्लिनिक फॉर्म है कि रोम्बिक फॉर्म है, इसमें से बताओ, तो देखो रोम्बिक फॉर्म उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मोनोक्लिनिक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है। तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में वो क्या आएगा 0, और स्टैंडर्ड फॉर्म जो नहीं है उसमें 0 नहीं होगा। वैसे कार्बन का केस भी होता है, कार्बन सॉलिड के लिए ये वैल्यू 0 आएगी। लेकिन अगर कार्बन सॉलिड में मुझसे डायमंड अलग से पूछा जाए कि भाई कार्बन डायमंड है और ग्रेफाइट है इसमें बताओ, तो ग्रेफाइट इसका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 आएगी और डायमंड के लिए वो 0 नहीं होगी। अच्छा, H के लिए बता सकते हो, बोलोगे H2 एलिमेंट्री स्टेट है, H एलिमेंट्री स्टेट नहीं है, H बनाने के लिए भाई H2 तोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब इसके लिए वो 0 नहीं होगा। और एक एक्सेप्शनल केस है H पॉजिटिव एक्वस, इसके लिए वो क्या आता है 0। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो डिस्कस किए। नेक्स्ट हमारा है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। इसको पहले समझने की कोशिश करिए। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द हीट चेंज when 1 mole of the substance is completely burnt or oxidized in oxygen। मतलब आप जब कोई भी सब्सटेंस को पूरी तरह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, कंबस्ट करते हैं, तो जो हीट चेंज इन्वॉल्व होती है वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाती है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन नेगेटिव होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो थी वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मोस्टली नेगेटिव होती है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, बट जनरल स्टेटमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये कहेंगे कि हाँ एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, आप यही कहेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज द अमाउंट ऑफ हीट evolved when 1 mole of the substance under standard condition is completely burnt to form product also under the standard condition।
रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बात को समझो, अगर आप जिसको कंबस्ट कर रहे हो उसको भी किस में लिया आपने, स्टैंडर्ड कंडीशन में। कंबशन कराया आपने जिस भी कंडीशन पे, जो प्रोडक्ट बन गए आप उसको भी किस में आप ले आए, स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो इस पूरे प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज हुई है वो एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाएगी। ठीक है, जनरली मैंने क्या बोला, वो क्या होती है, नेगेटिव। आप समझने की कोशिश करो। H2, आप ध्यान से देखो, H2 गैस O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, H2 लिक्विड बन रहा है। क्या आपको ये रिएक्शन कंबशन नजर आ रहा है? बोल के H2 का कंबशन है ये, लेकिन दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये तो H2O लिक्विड का फॉर्मेशन भी है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई एक रिएक्शन जो है दो डेफिनेशन में फिट बैठ जाती है। जैसे अब यही रिएक्शन है, ये H2 के एंगल से देखने से लगता है कि ये H2O कंबशन है और O2 क्या है, फॉर्मेशन। तो ये दो डेफिनेशन में फिट बैठ रहा है। तो ये जो रिएक्शन की एंथैल्पी है जो कि इसके बराबर है, फिलहाल आप वैल्यू तो दी गई है क्वेश्चन में, तो क्या पॉइंट ये है कि क्या आप इसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं, क्या आप इसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन कह सकते हैं? तो हाँ, हम इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं, लेकिन किसका, H2O लिक्विड का। और हम इसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन कह सकते हैं, किसका, H2 गैस का। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि H2 गैस का कंबशन और H2O लिक्विड का फॉर्मेशन, ये दोनों एक बराबर हैं और यही रिएक्शन उसको रिप्रेजेंट कर रही है और ये उसकी वैल्यू है। क्लियर है? अब जैसे इसमें बात करते हैं, कार्बन सॉलिड लिया मैंने, मैं इसको O2 के साथ कंबस्ट कर रहा हूँ, CO2 बन रहा है। तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी है और ये नेगेटिव है। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पर ये है, ध्यान देना कि कार्बन के एस्पेक्ट में सोचने पर ये कार्बन का, देखो ध्यान से, कार्बन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन है, इसी लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो कंबशन के लिए। लेकिन CO2 का फॉर्मेशन भी तो है ये, कार्बन एलिमेंट O2 एलिमेंट, इन दोनों से 1 मोल CO2 बन गया। मतलब ये रिएक्शन दो चीजें रिप्रेजेंट कर रही है, कार्बन का कंबशन, CO2 का फॉर्मेशन। इसका मतलब CO2 का फॉर्मेशन एंथैल्पी जो है वो कार्बन के कंबशन एंथैल्पी के बराबर है और वो इसके बराबर आ रहा है। जैसे इसमें अगर देखें, कार्बन सॉलिड मैंने फिर से वही कंबस्ट किया और इस बार मैंने क्या है, CO गैस बनाया है। ठीक है, याद रखो जब कार्बन का कंप्लीट कंबशन होता है ना तो वो CO2 बनाता है। अभी ऑब्वियस सी बात है, कंप्लीट कंबशन तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, कंबशन तो है। ठीक है, तो कार्बन का ये कंप्लीट कंबशन नहीं है और ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पे एंथैल्पी रिलीज होगी वो कंप्लीट कंबशन से तो कम ही होगी। कार्बन का जो इनकम्प्लीट कंबशन उसमें तो कमी आएगी ना एंथैल्पी। अब मुझे ये बताओ, जैसे मैंने इसके ऊपर रिएक्शन को कहा था कि ये CO2 का फॉर्मेशन भी है, कार्बन का कंबशन भी है, क्या मैं इसको कह सकता हूँ कि CO का फॉर्मेशन है और कार्बन का कंबशन है? बोलोगे CO का फॉर्मेशन है, ये तो कह सकते हैं क्योंकि CO तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है एलिमेंट से, बट कार्बन का कंबशन नहीं कह सकते क्योंकि कार्बन का कंबशन यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए था। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन में देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटली, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ कहना कि ये कार्बन सॉलिड का कंबशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गलत है। ठीक है, तो CO का फॉर्मेशन ये कार्बन सॉलिड का कंबशन नहीं है। ठीक, कार्बन का जो कंबशन है वो CO2 के फॉर्मेशन के बराबर आएगा, लेकिन ये वाला यहाँ पे बराबर नहीं आएगा CO के। आगे बात करें हम, तो Mg सॉलिड लिया मैंने मेटलिक फॉर्म में और ऑक्सीजन के साथ मैंने इसे कंबस्ट किया, MgO बना, MgO सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन आपको नजर आ रही है, क्या ये MgO का फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रही है? बोल के हाँ, Mg आपने एलिमेंट्री फॉर्म में लिया है, एलिमेंट्री फॉर्म ही है ये Mg का, और O2 का एलिमेंट्री फॉर्म है और 1 मोल आप MgO बना रहे हो, तो ये डेफिनेटली MgO का फॉर्मेशन है। लेकिन क्या ये Mg का कंबशन भी है? तो आप ठीक से देखो, Mg सॉलिड O2 के साथ कंबस्ट करके अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इसका कंबशन भी है। मतलब मैं इस रिएक्शन को दो तरीके से लिख सकता हूं, दो तरीके से लिख सकता हूं। एक तो मैं Mg सॉलिड का कंबशन कह सकता हूं, बात को समझना, Mg सॉलिड का कंबशन, और मैं MgO का फॉर्मेशन भी कह सकता हूं, है ना। तो कई कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो जो दो डेफिनेशन में फिट बैठती हैं, जैसे कि इसमें से आपने देखा कुछ रिएक्शंस थी। तो ये जो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है, MgO का फॉर्मेशन और Mg का कंबशन।
देखिए, हमें आगे समझना है कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। कैलोरीफिक वैल्यू और एंथैल्पी ऑफ कंबशन में क्या रिलेशन है। तो कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल या फूड के लिए आप डिफाइन करते हो, ये वो अमाउंट ऑफ हीट है, कैलोरी में डिफाइन करो या जूल में, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल एंड फूड। समझो, 1 ग्राम फ्यूल या फूड को कंबस्ट करने पर जो हीट मिलेगी वो कैलोरीफिक वैल्यू होगी। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने CH4 को कंबस्ट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पूरी तरह से, तो CO2 गैस और H2 लिक्विड मिला। बोल के H2 लिक्विड क्यों लिया है आपने कंबशन में, तो वो वेपर फॉर्म में मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, बट हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड वैल्यू की। तो जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में होती है, तो वो H2 लिक्विड ही लेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में, क्योंकि 200 केल्विन पे वो वेपर नहीं, वो लिक्विड के फॉर्म में ही मिलेगा आपको। ठीक, तो ये है वैल्यू पर मोल। मीथेन को जलाने पर इतनी वैल्यू मिल रही है, रिलीज हो रही है। तो क्योंकि 1 मोल आपने कंबस्ट किया ना, तो ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन है। ये देख रहे हो आप, किलो जूल पर मोल में है। अच्छा, मैं अगर कहूँ आपसे कि मेरे को यही वैल्यू कैलोरीफिक में कन्वर्ट करके दिखाओ कैलोरीफिक वैल्यू में, तो बोल ये पर मोल है। आप इसमें एक काम करो, इसको आप 889 जो पर मोल था उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो। मोलर मास कितना होता है मीथेन का? 16। मीथेन का मोलर मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो जब आप पर मोल वाली वैल्यू को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो अब वही चीज किलो किलो जूल पर ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी और ये कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी। तो कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर ग्राम में है और कंबशन की जो एंथैल्पी होती है वो किलो जूल पर मोल में होती है। अच्छा, ये HHP क्या लिखा है मैंने? बोलोगे इसको कहते हैं हम लोग हाई हीटिंग वैल्यू। ये है हाई हीटिंग वैल्यू। ये क्या है? बोलोगे जब यहाँ H2 लिक्विड का फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हाई हीटिंग वैल्यू कहा जाता है। यानी कि अगर मैं सेम रिएक्शन को डिस्कस करूं बट एक कंडीशन चेंज कर दूं कि भाई मैंने मीथेन कंबस्ट तो किया लेकिन H2 मैं गैस के फॉर्म में ले रहा हूं, तो बताओ क्या ये दोनों रिएक्शन सेम है? बोलोगे नहीं है। यहाँ H2 लिक्विड के फॉर्म में आप दिखा रहे हो बनता हुआ, यहाँ पे H2 गैस के फॉर्म में दिखा रहे हो, वेपर के फॉर्म में दिखा रहे हो बनता हुआ, तो एंथैल्पी सेम तो नहीं आएगी। बोलोगे सेम आ भी नहीं रही है, देखो सामने दिखाया गया है, इसकी एंथैल्पी में इसमें एंथैल्पी में दोनों में डिफरेंस है। ठीक, अब ये डिफरेंस क्या है? बोलोगे इस वैल्यू को हम लोग HHV कहते हैं, हाई हीटिंग वैल्यू, ये जो ऊपर वाली है, और इसे हम लोग कहते हैं LHV, लो हीटिंग वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? इसे कहते हैं लो हीटिंग वैल्यू। डिफरेंस ये है कि H2O लिक्विड जब बनता हुआ दिखाई देगा तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगी और ये हो जाएगी हाई हीटिंग वैल्यू, और H2O गैस के फॉर्म में आप जब दिखाओगे इसको, स्टैंड फॉर्म में नहीं दिखाओगे, तो उस वक्त जो वैल्यू मिलेगी वो LHV कहलाएगी, लो हीटिंग वैल्यू। जो HHV होती है वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन होती है स्टैंडर्ड कंडीशन में, लेकिन जो LHV होती है, मतलब जो हम यहाँ पे H2 गैस लेते हैं, तो वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं मानी जाती स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक, देखो दोनों रिएक्शन कंबशन है, ये इसमें कोई शक नहीं है, बात को समझना, दोनों कंबशन है। इसमें कंबशन वैल्यू को देखो, इसमें कंबशन वैल्यू को देखो, डिफरेंस है। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो हमको डिफाइन करना होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, तो हम पहली रिएक्शन को लिखेंगे, दूसरी रिएक्शन को नहीं लिखेंगे। और दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने अच्छी तरह समझा दिया है कि दोनों में वैल्यू का डिफरेंस है। इसको HHV कहते हैं, इसको LHV कहते हैं। दोनों कंबशन रिएक्शन है, दोनों कंबशन एंथैल्पीज हैं, बट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऊपर वाली है जब आप उसको H2 को लिक्विड ले रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू समझ में आ गई होगी आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट समझा रहा हूँ। देखो, H2, कार्बन, CH4, इथेन, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12। अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या आप इन सब का एंथैल्पी ऑफ कंबशन अरेंज कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे मैंने ये ऑर्डर से लिख के दिया है क्योंकि एग्जाम से पूछा जाता है। H2 का एंथैल्पी ऑफ कंबशन कम है, कार्बन सॉलिड का ज़्यादा होता है, ठीक, उससे ज़्यादा होता है मीथेन का। और जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ता जाता है,
हाइड्रोकार्बन्स में, वैसे वैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन बढ़ती जाती है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ओवरऑल जो हीट मिलेगी हमें उससे कंबशन पे। अच्छा ये ध्यान देना कि ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर मोल होती है। क्या होती है ये? पर मोल। तो ये जो मैंने एरो दिखाया है ना इधर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर और ये इंक्रीजिंग होता हुआ, ये पर मोल के लिए है। लेकिन मैं अगर इनकी जब कैलोरीफिक वैल्यू निकालूंगा, ध्यान देना कैलोरीफिक वैल्यू कैसे मिलती है, मोलर मास से डिवाइड करके। मोलर मास से डिवाइड करके, यहाँ किए थे ना मोलर मास से डिवाइड। तो जैसे जैसे इनके पर मोल की वैल्यू को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी? कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी। बात को सुनो, इन्हीं के लिए तुम कैलोरीफिक वैल्यू तुम अरेंज करोगे तो H2 कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। H2 एक बहुत अच्छा फ्यूल है, और हालांकि उस फ्यूज को डायरेक्टली यूज़ करने में अभी बहुत दिक्कतें हैं, वो टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं कि हम H2 को डायरेक्टली यूज़ कर सकें। अगर यूज़ कर सकें तो कैलोरीफिक वैल्यू उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक। और ये ऑर्डर एकदम जस्ट रिवर्स नहीं होता, कार्बन का थोड़ा सा एम्बिगुअस पॉइंट है। कार्बन यहाँ पे इन सबसे कम था, और यहाँ भी कार्बन की कैलोरीफिक वैल्यू कम ही रहती है। मतलब सभी हाइड्रोकार्बन के मुकाबले कार्बन, अगर प्योर कार्बन की बात करें तो उसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी कम है और कैलोरीफिक वैल्यू भी कम है, ठीक है। H2 की बात करें तो H2 की एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर मोल वाली वैल्यू तो कम थी सबसे, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू सबसे हाई है। कैलोरीफिक वैल्यू पर ग्राम होती है, पर ग्राम होती है, जो H2 की बहुत ज़्यादा है। और सुनो, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन में कार्बन कंटेंट बढ़ता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन बढ़ता है, लेकिन पर ग्राम निकालने पे कैलोरीफिक वैल्यू डिक्रीजिंग आती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक से समझ लेना इसको। अभी मैंने कहा था कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन जनरली क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। ये देखो नेगेटिव रिलीज हो रहा है ना। मैंने कहा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एंडोथर्मिक कंबशंस। एंडोथर्मिक यानी कि जहां एनर्जी लगती है। अब एक बात बताओ मेरे को कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी जैसे एलिमेंट है, बात को समझना, कोई भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन के साथ आप उसे कंबस्ट कर रहे हो, तो भाई वो कोई ना कोई अपना ऑक्साइड ही तो बनाता है ना। अब ऑक्साइड कैसा भी हो सकता है, मान लो EXO फॉर्म में है, या EO फॉर्म में है, या EOX फॉर्म में है, या EXOY फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है। तो कहने का आपको समझ में आना चाहिए कि एलिमेंट को कंबस्ट करने पे क्या मिलता है? ऑक्साइड मिलता है। और कंबशन तो हमने अभी पढ़ा कि भाई हमेशा नेगेटिव होता है, यानी ऑक्साइड का बनना, बात को समझना, ऑक्साइड का फॉर्मेशन, एलिमेंट का कंबशन, ऑक्साइड का फॉर्मेशन तो नेगेटिव होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए बिल्कुल होना चाहिए। बात को सुनना, एलिमेंट का कंबशन और उसके ऑक्साइड का फॉर्मेशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और होता भी है, कुछ एग्जाम्पल्स को छोड़कर, ठीक है। तो ये वो ऑक्साइड मैंने लिखे हैं जिनका फॉर्मेशन क्या होता है? पॉजिटिव। बात को सुनो, जैसे ये तो मैंने जनरल लिखा है, EOX, EXO, EXOY, जैसे इनका जनरली क्या होना चाहिए? मैंने बोला नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन NO2 का फॉर्मेशन, N2 से NO2 का बनना है ना, ऐसे ही N2O का बनना, ऐसे ही NO का बनना, N2O4 का बनना, ये ऐसे केसेस हैं, ये चारों N के ये चारों ऐसे केसेस हैं जिनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी N2 के कंबशन से बना होगा, तो ये लेकिन पॉजिटिव होता है। तो ये आपको थोड़ा रटना है। चार ऑप्शन में पूछा जा सकता है, चार ऑप्शन देकर कि भाई किस ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है वो एंथैल्पी पॉजिटिव है। जनरली वो नेगेटिव होती है सबके लिए। देखो CO2 का बनना, SO2 का बनना, SO3 का बनना, P2O5 का बनना, किसी ऑक्साइड का बनना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होगा क्योंकि वो कंबशन से बना है। लेकिन ये वो चार ऑक्साइड्स हैं जिनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? पॉजिटिव। अच्छा, इसमें जो N2O5 है वो नहीं है, उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होता है। तो N के ये जो चारों ऑक्साइड है इनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव है, लेकिन N2O5 का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? नेगेटिव। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ डिस्कस किया है। देखिए हम जैसे क्वेश्चन पे आते हैं इसमें हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन if enthalpy of combustion of carbon dihydrogen यानी H2 methane are respectively
ये दिया हुआ है, ठीक। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए कि क्या निकालना है और क्या दिया उसको लिख लेना चाहिए। पहले हमें निकालना क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, है ना। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की रिक्वायर्ड इक्वेशन यही है ना भाई, बोलो। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है, आप मीथेन बनाना चाहते हो, वन मोल ही तो बनाओगे ना, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो ये तुमने एलिमेंट्री पार्टिकल से वन मोल बनाया, तुमको ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है जिसका डेल्टा एच निकालना है, पहले तुमको समझ में आना चाहिए। तो इस रिएक्शन का तुमको डेल्टा एच निकालना है और ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 है। अब देखो किसी भी रिएक्शन के लिए तुम जरा इस बात को समझ लो, किसी भी रिएक्शन के लिए इन जनरल, फिलहाल तो ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, एक खास तरह की रिएक्शन है जो कि CH4 का फॉर्मेशन भी बता रही है। हाँ, तो एंथैल्पी ऑफ कोई भी रिएक्शन, चाहे वो इस रिएक्शन के एंथैल्पी फॉर्मेशन ही क्यों ना हो, ठीक, ये जानते हो किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे, क्या मतलब है, ये है समेशन का साइन। देखो ये रिएक्टेंट साइड है, इधर ये रिएक्टेंट साइड है और ये क्या है, प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड का कंबशन का जो भी एंथैल्पी का वैल्यू होगा, मतलब कार्बन का कंबशन का, हाइड्रोजन का कंबशन का जो टोटल वैल्यू होगा उसको जोड़ लेंगे, और प्रोडक्ट साइड में जो कंबशन का वैल्यू होगा उसको जोड़ लेंगे और फिर उसको इसमें रख देंगे, माइनस कर देंगे। मतलब रिएक्टेंट साइड की वैल्यू माइनस प्रोडक्ट साइड की वैल्यू कर देंगे। मैंने इससे पहले भी आपको समझाया था कि हमको ये, देखो ये रिएक्शन प्रैक्टिकली होती नहीं है, बट मुझे इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है। तो मैंने कहा था ना कि हम दोनों तरफ का कंबशन का डेटा यूज करेंगे और इस इक्वेशन में रख के हम इसको सॉल्व कर लेंगे थ्योरेटिकली। मतलब प्रैक्टिकली हमने क्या निकाला, कंबशन ऑफ कार्बन, कंबशन ऑफ H2, कंबशन ऑफ मीथेन, और ये दोनों तरफ के कंबशन का डेटा यूज करके हम क्या निकाल रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, मतलब ये रिएक्शन का डेल्टा एच निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप इन वैल्यूज को पुट कर दो। इस रिएक्शन की एंथैल्पी यानी कि CH4 का फॉर्मेशन का एंथैल्पी मैंने पुट किया। देखो जो एंथैल्पी ऑफ कंबशन होता है वो पर मोल होता है ना, तो जैसे ये तो 1 मोल कार्बन है, तो 1 मोल कार्बन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन लिख लिया मैंने, ये 1 मोल कार्बन के लिए हो गया, ठीक। अच्छा ये 2 मोल H2 है ना इधर, तो ये मैंने 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये तो पर मोल डिफाइंड है ना, H2 के लिए कंबशन एंथैल्पी पर मोल है, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया इसीलिए, क्योंकि मेरी इक्वेशन में 2 मोल है। जितना मोल इक्वेशन में होगा उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और माइनस कर दिया मैंने एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4, क्योंकि CH4 भी 1 मोल था। आपको वैल्यूज पुट कर देनी है आपको और सॉल्व कर देना है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इस रिएक्शन की, यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, आपने वैल्यूज पुट कर दी। कार्बन की देखो ये माइनस साइन के साथ, जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे ना, याद रखना साइन के साथ पुट करना है। कार्बन का जो कंबशन का एंथैल्पी है माइनस में है, पुट कर दिया। H2 का जो कंबशन का एंथैल्पी है देखो माइनस में है, लेकिन W2 से मल्टीप्लाई करके मैंने इसको पुट कर दिया, और ये हो गया रिएक्टेंट साइड का जोड़ लिया पूरा, है ना, और फिर माइनस किया मैंने प्रोडक्ट साइड को। तो प्रोडक्ट साइड का भी कंबशन का जो एंथैल्पी वो माइनस है, तो ये माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप जब पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा किलोजूल पर मोल में। तो ये हमारी इस रिक्वायर्ड इक्वेशन का एंथैल्पी, जो कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन भी है, हमारा आंसर हमारे सामने है। अब देखो क्वेश्चन को एक और तरीके से हम अप्रोच करते हैं। मान लो देखो हमको ये डेटा दिया हुआ है, समझना ठीक से, हमें ये डेटा 3 रिएक्शन का डेटा दिया है। ये 3 रिएक्शंस क्या है, ध्यान से देखो। ये कार्बन का ऑक्सीजन के साथ कंबशन है, ये है ना, ये कार्बन कंबशन आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। ये देखो H2 का कंबशन मान सकते हो ना, इसको H2 का कंबशन मान सकते हो ना, और ये CH4 का कंबशन मान सकते हो ना। तो मान लो मेरे को ये रिएक्शन इस तरीके से लिख के दिए, तो मुझे ऑब्जर्व करना है, अरे यार तो कंबशन रिएक्शंस लिख के दी गई हैं, तो जो सामने उनकी जो रिएक्शन की एंथैल्पीज हैं वो उनकी रेस्पेक्टिव कंबशन एंथैल्पीज हो जाएंगी, ठीक है। तो कंबशन एंथैल्पी देखो इसकी भी है, नेगेटिव में है, ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव में है, किलोजूल पर मोल में वैल्यूज दी गई हैं, ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन फ्रॉम द डेटा। हमको ये डेटा जो दिया है रिएक्शन की फॉर्म में, इससे निकालना है। तो इसमें हम हेस लॉ यूज करेंगे। हेस लॉ में क्या होता है, हमको इस तरह की 2-3-4 रिएक्शंस दी रहती हैं और एक रिक्वायर्ड रिएक्शन के बारे में पूछा होता है। तो पहले तो आप दी गई रिएक्शंस को समझ लो, ठीक है। मैं इसको मान ले रहा हूँ, ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है, और ये क्या है,
थर्ड रिएक्शन है, मैंने कोड कर दिया इसको। और मुझे क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो भैया फॉर्मेशन ऑफ मीथेन को कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे ना, कार्बन H2 से क्या बना, मीथेन बना, ये आपने लिखा। आपको इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालना है। अब मुझे ये बताओ कि इनके साथ ऐसा क्या किया जाए, तीनों रिएक्शन के साथ, कि हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिले। ठीक सोच समझ के देखते हैं क्या करना चाहिए। रिक्वायर्ड इक्वेशन में क्या क्या चाहिए तुम्हें, बोलोगे लेफ्ट साइड में हमें 1 मोल कार्बन चाहिए। देखो तो इन तीनों रिएक्शन में कहीं दिखाई दे रहा है 1 मोल कार्बन। तीनों रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद हमको क्या दिखाई दिया, ये रहा 1 मोल कार्बन। मतलब पहले वाली इक्वेशन में 1 मोल कार्बन है। तो देखो मैंने पहली वाली रिएक्शन एज इट इज ले ली, केवल कार्बन को देखते ही मेरे को 1 मोल कार्बन चाहिए था। लेफ्ट साइड में था, एरो के लेफ्ट में, मुझे एरो के लेफ्ट में चाहिए था। इक्वेशन 1 मैंने उठा लिया ऐसे का ऐसा। ठीक, मैं ये तय कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है इक्वेशंस के साथ। अब H2 में ये 2 मोल लिखा हुआ है ना, मेरे को 2 मोल H2 चाहिए। देखो कहाँ है H2, बोलो इधर है तो H2, बट हमको तो 2 मोल चाहिए। हालांकि लेफ्ट में ही चाहिए, लेफ्ट में ही है, लेकिन 2 मोल चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि आपको सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो H2 के यहाँ से हमें हिंट मिल गया कि हमने सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके एज इट इज ले लिया, यानी कि प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये लेफ्ट में चाहिए था, ये लेफ्ट में चाहिए था, इसीलिए हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को एज इट इज ले लिया, इक्वेशन को एज इट इज ले लिया और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपको मालूम है। अब क्या करना है, मेरे को CH4 यहाँ चाहिए राइट में, कहाँ से मिलेगा, बोलोगे इन तीनों इक्वेशन में देखें तो इधर है CH4 और 1 मोल है और 1 मोल चाहिए, बट हमें चाहिए राइट में, और इसमें दिया है कहाँ पे, लेफ्ट में। तो इसको राइट में लाने के लिए तुमको रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। बात समझ में आनी चाहिए कि तुमको थर्ड रिएक्शन रिवर्स करनी पड़ रही है। रिवर्स करने का मतलब है उसको माइनस कर देना। तो हम इक्वेशन थर्ड को प्लस नहीं करने वाले, क्या करने वाले हैं, माइनस। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ रहा है। अब जब तुम ये जो तुमने तय किया ना, यहाँ पे डिसाइड किया तुमने जो कि इक्वेशन 1 को जोड़ेंगे और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 3 को माइनस कर देंगे, उसका नतीजा ये निकला। ये हो गया इक्वेशन 1 एज इट इज उतार लिए, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखो ये जो इक्वेशन था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा इधर, है ना, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसको 2 से, और जो ये जो रिएक्शन थी इसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो ये काम हमने किया। अब क्या हुआ, अब हमने इनमें वैल्यूज पुट कर दी। मतलब इक्वेशन 1 की जो वैल्यू थी, कौन सी वैल्यू थी, -393, ये वाली। देखो इक्वेशन 1 की वैल्यू को मैं ऐसे ले लिया है ना, जो मैं यहाँ लिखा हूँ ना, ये वाला पूरा उसी में वैल्यू रख रहा हूँ मैं। इक्वेशन 1 की वैल्यू को ले लिया मैंने एज इट इज, इक्वेशन 2 की वैल्यू को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके ले लिया, ये देखो 2 से मल्टीप्लाई करके ले लिया। और वैल्यू को जो साइन होता है ना उसके साथ रखना होता है ब्रैकेट में करके, तो ये पूरा मैंने यूज कर लिया। और अब मैंने इक्वेशन 3 को लिया लेकिन माइनस करके, है ना, तो ये मैंने माइनस यहाँ लिया, और इक्वेशन 3 की वैल्यू खुद भी माइनस थी, तो अल्टीमेटली माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या है, हमें इक्वेशंस दी थी और हमें कुछ ये डिसाइड करना पड़ा कि हमारे रिक्वायर्ड इक्वेशन को पाने के लिए हम गिवन इक्वेशन को क्या करें, वही काम हम डेल्टा एच। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथिलीन गैस, इथिलीन गैस क्या होती है, C2H4 को निकालना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन को, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है CO2 का, H2O का और इथिलीन गैस का। यानी सीधा क्वेश्चन है, आपको एक गैस का कंबशन निकालना है और उसमें दोनों तरफ के फॉर्मेशन का डेटा आपको दिया है। अभी आपने क्वेश्चन किया था जिसमें कि कंबशन का डेटा दिया था और फॉर्मेशन का आपने निकाला। यहाँ पे आप पहले इसको लिख लो कि आपको निकालना क्या है। आपको इथिलीन गैस का कंबशन होते हुए दिखाना है और इसका एंथैल्पी निकालना है, किसके लिए, 1 मोल के लिए। ठीक है, तो ये मुझे निकालना है। पहले तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मेरे को इस रिएक्शन का एंथैल्पी, जिसको आप कंबशन ऑफ इथिलीन गैस कहेंगे, ये निकालना है। अब ये बताओ दिया क्या है, बोलोगे मेरे को दोनों साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया है। बोलोगे जब भी किसी भी रिएक्शन में दोनों तरफ का फॉर्मेशन का डेटा दिया हो
तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। देखो किसी भी रिएक्शन, यहाँ वो कंबशन रिएक्शन है, मैंने बोला किसी भी रिएक्शन, ठीक, यहाँ वो कंबशन रिएक्शन है को जब आपको निकालना हो और आपके पास फॉर्मेशन एंथैल्पीज का डेटा हो, फॉर्मेशन एंथैल्पीज का डेटा हो, तो प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड करते हैं, ठीक है। और जब हमको प्रीवियस क्वेश्चन में कंबशन का डेटा दिया था तो हमने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया था, तो ये डिफरेंसेस को आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे आप, यहाँ आप इस रिएक्शन का एंथैल्पी जो निकालना चाहते हैं, इस रिएक्शन का, जो कि एक तरह की कंबशन रिएक्शन है, आपने क्या किया, प्रोडक्ट साइड के सभी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को जोड़ लिया। क्या है भैया प्रोडक्ट साइड में, बोलोगे 2 मोल CO2। देखो CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो पर मोल होता है, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करना जरूरी है क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो पर मोल होगा ना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा 2 मोल H2 का भी मेरे को उसमें डेटा इंक्लूड करना है, जोड़ दिया मैंने, तो प्रोडक्ट साइड का मैंने ये दोनों वैल्यूज ऐड कर दिया। अब मैं माइनस करूंगा, क्या है रिएक्टेंट साइड में, तो जो इथाइलिन गैस है उसका फॉर्मेशन एंथैल्पी लिया मैंने 1 मोल के लिए, क्योंकि ये 1 मोल है इसलिए, और ऑक्सीजन के लिए मैंने फॉर्मेशन एंथैल्पी लिया 3 मोल के लिए। लेकिन आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सर ये वाली वैल्यू तो 0 आने वाली है, क्योंकि ऑक्सीजन तो एलिमेंट है ना, और एलिमेंट का स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या होता है, 0, तो ये तो तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक, अब आप वैल्यूज पुट कर दो, जो भी रिलेवेंट वैल्यूज हैं। बोलोगे CO2 के लिए ये वैल्यू है फॉर्मेशन की, और 2 मोल के लिए हमने उसको ले लिया। H2O के लिए -285 ये वैल्यू है, 2 मोल के ले लिया और ऐड कर दिया, ये हो गया प्रोडक्ट साइड का वैल्यू। ऑक्सीजन के लिए 0 है और एथिलीन के लिए वैल्यू पॉजिटिव में है, हालांकि बाहर माइनस लगा हुआ तो अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा। तो ये जो है वैल्यूज आप जब सॉल्व करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा। तो ये वैल्यू आपने क्या सॉल्व की, बोलोगे हमारी जो रिएक्शन थी, उस रिएक्शन जो कि कंबशन रिएक्शन थी, उसका एंथैल्पी सॉल्व किया किसकी मदद से, बोलोगे उसमें जो प्रोडक्ट साइड में जो वैल्यूज थी उनके फॉर्मेशन का डेटा यूज किया और रिएक्शन के फॉर्मेशन का डेटा यूज किया, ठीक है। अब देखो ये काम हम करते हैं, हमें 3 रिएक्शंस दी गई हैं, ठीक, हमें कार्बन का जो है कंबशन दिया है, H2 का कंबशन दिया है, और फिर यहाँ पे C2H4 का फॉर्मेशन का डेटा दिखाई दे रहा है। तुमको ना रिएक्शन देख के तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भाई किसके लिए है वो वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा ना, ये कार्बन का कंबशन है, हालांकि ये CO2 का फॉर्मेशन भी है, ठीक है। ये H2 का कंबशन है, हालांकि H2O गैस का ये फॉर्मेशन है, हालांकि इसको हम कंबशन नहीं कह सकते क्योंकि H2 लिक्विड होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक। और ये कार्बन और H2 से CH4 का बनना है। तो मैं तो पहले आपको यहाँ कुछ और बातें भी बताना चाहता हूँ, सुनो। पहली जो रिएक्शन है वो एक सिंपल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो वो एक सिंपल रिएक्शन का एंथैल्पी है, लेकिन वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है किसके लिए, CO2 के लिए, और वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी रिप्रेजेंट कर रहा है किसके लिए, कार्बन के लिए। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, बाकी वैल्यू इसके बराबर है, किलोजूल पर मोल में वैल्यूज हैं। सेकंड रिएक्शन जो है उसकी जो एंथैल्पी है वो फॉर्मेशन इसका रिप्रेजेंट तो कर रही है, क्योंकि भाई देखो H2 बन रहा है ना, और अपने एलिमेंट से ही बन रहा है H2 गैस, तो फॉर्मेशन तो है, लेकिन किसका फॉर्मेशन है, H2O गैस का। बट क्या ये कंबशन है सही, क्या ये H2O कंबशन है, तो बोलोगे नहीं, उस केस में हमको क्या यहाँ H2 लिक्विड लेना चाहिए था। तो ये याद रखना है, यहाँ ये अगर आप कंबशन सोच के चल रहे हो H2 गैस के लिए तो आप गलत सोच के चल रहे हो, और वो गलती क्या है कि यहाँ ये लिक्विड होता तो ये कंबशन हम ले सकते थे, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं क्लियर होनी चाहिए कि भाई डेफिनेशन किसके उसमें फिट बैठ रही है, रिएक्शन किस डेफिनेशन फिट बैठ रही है, तो ये उसकी वैल्यू हो गई। और ये तो खैर वैल्यू पूरी तरह से इसका फॉर्मेशन ही डिफाइन कर रही है, ये केवल फॉर्मेशन डिफाइन कर रही है किसकी, C2H4 की। तो ये चीज़ें हमको दी गई हैं। अब हमको इसमें कह रहा है निकालने के लिए कि आप इथिलीन का कंबशन का वैल्यू निकालिए, कंबशन का वैल्यू निकालिए। इस बार जो क्वेश्चन का अप्रोच है देने का वो ये है, आपको रिएक्शन दी है, ठीक, ये हो गई पहली रिएक्शन, ये हो गई दूसरी रिएक्शन, ये हो गई तीसरी रिएक्शन, 3 रिएक्शन दी हैं और एक रिएक्शन है जिसके बारे में हमसे पूछा है। तो ऐसे में क्या अप्रोच हमारी रहती है कि हमको जिस भी रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है
अब ये तो कंबशन रिएक्शन है तो यहाँ ठीक है, मुझे C2H4 कंबशन का एंथैल्पी निकालना है, ठीक है। तो मैं उन तीनों जो रिएक्शन दी हैं शुरुआत की, क्या करूं उनके साथ, तो ध्यान से देखो ध्यान से देखो कि हम कैसे डिसाइड करते हैं। देखो, हमको यहाँ पर क्या चाहिए था, C2H4 गैस, कितना 1 मोल, तीनों में कहीं है वो, बोलोगे ये रहा, ये रहा, लेकिन ये तो राइट साइड में है, मुझे चाहिए लेफ्ट में, और ये 1 मोल है, हालांकि हमको 1 मोल ही चाहिए। तो आप इसको सिंपली रिवर्स कर देंगे, इसको इक्वेशन 3 को। देखो मैंने इक्वेशन 3 को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करना है नहीं, माइनस करके लिख लेना। ये बात समझ में आ गई, क्या तय किया मैंने। अच्छा, O2 क्या है, पहले में भी है दूसरे में भी है, तो ऐसे केस में हम चीज़ों, इस O2 का हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। CO2 देखो एक में है तो उसको ऑब्जर्व करो आप, CO2 किस में है, पहले वाले में है, राइट साइड में है, ये भी राइट में ही हमको चाहिए, हमारी इक्वेशन जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें राइट में चाहिए, लेकिन 2 मोल चाहिए, यानी पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन को 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, H2O गैस चाहिए इस वक्त हमें, 2 मोल चाहिए, कहीं दिखाई दे रही है, बोलोगे H2 गैस नज़र तो आ रही है राइट साइड में, और 1 नहीं है 2 है, मतलब इस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करके लेना पड़ेगा, तब ये हमें मिलेगा। तो इक्वेशन 2 को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2, और ऐसा करने पे हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी, आप करके देख सकते हैं। और O2 के चक्कर में मत पड़ो, वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है इतना ऑपरेट करने पर, ठीक। तो देखो क्या आपने किया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई, है ना, जो पहली वाली इक्वेशन थी उसको देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया, देखो ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन 2 को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हाफ इंटू 2 1 हो जाएगा ना, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। और फिर मैंने माइनस कर दिया इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 3 को मैंने सिंपली रिवर्स कर दिया, देखो ये रिवर्स कर दिया, जो राइट में था लेफ्ट में आ गया, और इन दोनों को मैंने राइट में रख दिया। तो जो मैंने यहाँ लिखा है ना, वही चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी इन तीनों के साथ, ठीक। अब आप केवल वैल्यूज पुट कर दो, ये जो आप डिसाइड करते हो ना कि कौन सी इक्वेशन क्या करना है, ऐड करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसी में आप वैल्यूज पुट कर दो सीधा। देखो इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है ये माइनस में है, ये इक्वेशन 1 की वैल्यू है, देखो -393, तो ये मैंने -393 वैल्यू ले ली 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और इक्वेशन 2 की देखो ये वैल्यू है -241.8 मेरे को डबल करके लेनी है वो वैल्यू भी, तो डबल करके मैंने उस वैल्यू को भी लिखा, साइन के साथ लिखा, ध्यान देना। इस ऑपरेशन को डिसाइड करने के बाद वैल्यू साइन के साथ पुट करोगे ब्रैकेट में ऐसे लिख के, ठीक है ना। और इक्वेशन 3 को आप रिवर्स कर दो, रिवर्स करने का मतलब है ये देखो ये प्लस में है ना, तो रिवर्स करने का मतलब है ये वैल्यू -52.3 कर दोगे, मतलब एक तरीके से दिखाया तो माइनस इक्वेशन 3 लिख दियो ना, तो माइनस और फिर इक्वेशन 3 की वैल्यू पुट कर दो, सीधा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे आपको 3 रिएक्शन दी थी और एक रिएक्शन के बारे में पूछा था, तो इस तरीके से अप्रोच करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंबशन ऑफ इथिलीन हमको दिया गया है, ठीक है, और उसकी वैल्यू दी गई है। देखो जब भी कंबशन दिया हो ना तो वो नेगेटिव में ही लेना चाहिए, अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा है आपको समझ में आना चाहिए कि आपको क्या लेना है, नेगेटिव में लेना है, ठीक है। एंड इफ दी, ये आपको सॉल्व करना था, एंथैल्पी सॉरी ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको दिया है, इफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O आर इतना और इतना, ये दिया है वैल्यूज, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथिलीन। दो बातें हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दी है, कुछ पूछी है, उसको समझ लेते हैं। हमको ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इथेन का कंबशन है, ठीक है ना, और ये इथेन का कंबशन हमको कितना दिया है, -1410, माइनस क्यों, क्योंकि कंबशन है। अच्छा, जो CO2 का फॉर्मेशन दिया है तुमको ये बात तो समझा दिया ना मैंने कि CO2 का फॉर्मेशन एक्चुअली कार्बन कंबशन होता है, तो ये इन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया माइनस में, क्योंकि ऐसा करते हैं एग्जामिनर्स, तो आपको लेकिन माइनस में लेना है उसका डेल्टा एच, क्योंकि वो कंबशन, CO2 का फॉर्मेशन नहीं, कार्बन कंबशन एक ही बात होती है ना, फॉर्मेशन टर्म में CO2 का फॉर्मेशन और कंबशन के टर्म में वो कार्बन का कंबशन है। इसी तरह H2 लिक्विड का जो फॉर्मेशन है वो H2 गैस का कंबशन ही है। तो ये जो 286 वैल्यू है, ये भी वैल्यू माइनस में लेनी है आपको, जब क्वेश्चन में लिख के नहीं दी गई थी,
ठीक है। तो ये फॉर्मेशन किसके टर्म्स में है, H2 लिक्विड के टर्म्स में है, लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए ना कि कंबशन है किसके टर्म में है, H2 गैस के टर्म में है। ठीक है, तो ये तो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, उसको मैंने आपको समझाया। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या है, आपको ये जो इथाइलिन गैस है ये बनती हुई दिखानी है, फॉर्मेशन। तो ऑब्वियस सी बात है, आप उसके एलिमेंट से इसको बनाएंगे और 1 मोल बना के लेंगे और इसका एंथैल्पी आपको निकालना है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है कि मुझे इन तीनों रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है कि मैं इससे रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे पाऊं। तो देखो, मेरे को 2 मोल कार्बन चाहिए, कहाँ मिल रहा है 2 मोल कार्बन, देखो ध्यान से, सेकंड इक्वेशन में मिल रहा है, लेकिन ये 1 मोल है, मुझे 2 चाहिए, तो मेरे को सेकंड इक्वेशन को डबल करके लेना पड़ेगा, है ना। तो देखो मैंने सेकंड इक्वेशन को क्या किया है, डबल करके ले लिया, देखो डबल करके ले लिया। ठीक, ये मैंने तय कर लिया। मेरे को H2 चाहिए लेफ्ट में 2 मोल, H2 कहीं यहाँ दिखाई दे रहा है, बोलोगे हाँ लेफ्ट में ही तो है इधर, लेकिन ये 1 मोल है, हमको 2 मोल चाहिए, बोलोगे फिर इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये तो इक्वेशन 3 है ना, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 ले लो आप। तो इक्वेशन 3 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करके चल रहे हो। ठीक, अब आपको राइट में C2H4 चाहिए 1 मोल, यहाँ है लेकिन लेफ्ट में है, तुमको राइट में चाहिए, तो ऐसे में रिएक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी पहली वाली। तो पहली रिएक्शन को रिवर्स करने का मतलब उसको माइनस करके लो, देखो मैंने माइनस करके लिया इसको। तीनों इक्वेशंस को क्या करना है, पहले इसको डिसाइड कर लेते हैं हम। अब उनके डेल्टा एच को भी इसी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं और वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो पहली वाली जो देखो इक्वेशन 1 थी, ये वाली, उसका डेल्टा एच क्या था, -1410, है ना ये। लेकिन मेरे को क्योंकि इक्वेशन 1 को माइनस करके लेना था, तो इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है वो देखो मैंने ब्रैकेट में रख दी। ठीक, लेकिन मैं बाहर माइनस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ मुझे माइनस करना था, इसको ध्यान देना। इक्वेशन 2 की वैल्यू को ब्रैकेट में करके लिखो और बाहर 2 से मल्टीप्लाई करो। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू भी नेगेटिव है, मैंने ब्रैकेट में करके उसकी वैल्यू को साइन के साथ रखना है ब्रैकेट में करके, ठीक है, गलती नहीं होगी। और बाहर 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये और सिंपली जो ऑपरेशन करना है वो दिखा दिया मैंने यहाँ कि मैं प्लस कर रहा हूँ। ये इक्वेशन 3 की वैल्यू को ब्रैकेट में करके लो, ब्रैकेट में करके उसके साइन के साथ रखना, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे मल्टीप्लाई कर लिए, और क्या ऑपरेशन करना है तो प्लस करना है। ठीक, यहाँ क्या ऑपरेशन करना था, पहले वाले में माइनस करना था, वैल्यूज को रखना है ब्रैकेट में करके, और जो मल्टीप्लाई करना है उसके बाहर मल्टीप्लाई कर लो, और जो ऑपरेशन करना है कि माइनस लेना है कि प्लस लेना है उसको लिख लो। बाकी फिर आप उसको सॉल्व कर लोगे, ऐड या सब्सट्रैक्शन जो भी करना है। मतलब जो आप इक्वेशंस में तय करते हो ना कि कौन सा माइनस करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल वही काम आपको उसके एंथैल्पी पे करना होता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखें। स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन। साइक्लोहेक्सेन आपको पता है ना क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, लिक्विड, और बेंजीन लिक्विड, बेंजीन ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड हम ऐसे दिखा सकते हैं, बेंजीन और ये साइक्लोहेक्सेन। इनका देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है ना। तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है -156 और इसका गिवन है +49 किलोजूल पर मोल में, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ें। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज इतना। ये देखो ये साइक्लोहेक्सेन था ऊपर वाला, फॉर्मेशन था उसका, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सीन है। पता ना क्या होता है साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन कोई एक पाई बॉन्ड दिखा दो। तो इसका साइक्लोहेक्सीन का आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन दिया है। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ H2 गैस, ठीक है। माइनस में इसका बहुत ध्यान देना, ये गलती जाएगी नहीं तो ये माइनस आएंगे, ठीक है ना, -119 किलो जूल पर मोल। यूज दीज डेटा टू एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। ये रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकाली जाती है भाई, तो इसका कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है। देखो बेंजीन में अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि रेजोनेंस न होता, अगर रेजोनेंस जैसा कुछ नहीं होता, तो 3 डबल बॉन्ड थे ना, तो 3 डबल बॉन्ड को H2 ऐड करने में जो एनर्जी थियोरेटिकली लगती उसको निकाल लो, और प्रैक्टिकली जो लग रही है उसको निकाल लो। तो वो जो थियोरेटिकल वैल्यू
बेंजीन के साथ जो रिलेटेड है और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी उसके उसके डिफरेंस को ही हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी, क्योंकि वो रेजोनेंस की वजह से ही होता है। ठीक है, समझो। देखो हमें पहले जो डेटा दिया है हम उसको देख लेते हैं। हमें ये जो लिखा है ना C6H10, ये हो गया साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन यानी कि ये वाला साइक्लो और साथ में पाई बॉन्ड, इसका जो फॉर्मूला है वो है C6H10। इसका मैंने हाइड्रोजनेशन किया, एक पाई बॉन्ड था इसके अंदर, हाइड्रोजनेशन किया मैंने, ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। आई बात समझ में, साइक्लोहेक्सेन। और इसका जो हाइड्रोजनेशन का एंथैल्पी है वो मैंने कहा दिया हुआ है -119। ये दिया है पहला रिएक्शन। ठीक है, जो हमको दिया है लिखा मैंने, ये C6H6 लिक्विड बेंजीन होता है। बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं ना, देखो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है। तो उन तीनों पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको 3 H2 की जरूरत है ना। हर पाई बॉन्ड को तोड़ने पर एक H2 चाहिए होता है ना। पाई बॉन्ड जब टूटता है तो एक इस कार्बन पे लगेगा तो एक इस पे लगेगा। तो एक पाई बॉन्ड के लिए एक H2, तो 3 पाई बॉन्ड के 3 H2। तो ये भी मैं क्या शो कर रहा हूँ, बोलो कि बेंजीन का आप हाइड्रोजनेशन शो कर रहे हैं। और बेंजीन के जब तीनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे भैया तो साइक्लोहेक्सेन ही तो बनेगा ना, साइक्लोहेक्सेन। तो देखो ध्यान से, ये साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोहेक्सेन बना, ये बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन बना। ठीक, इसका एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो एंथैल्पी थी 119 किलो जूल। यहाँ 3 पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं ना, तो थ्योरेटिकली मैंने बोला कि जितने पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? थ्योरेटिकल। अगर रेजोनेंस ना होती तो एक पाई बॉन्ड पे जो वैल्यू यहाँ पे रिलेटेड है, 3 पाई बॉन्ड बेंजीन में है, उसमें इतनी वैल्यू होनी चाहिए थी थ्योरेटिकली, जो एक्चुअली नहीं है रेजोनेंस की वजह से। और जो डिफरेंस आएगा वही रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगा। तो ये डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन थ्योरेटिकल, तो आपने तुरंत देखते निकाल लिया कि भाई एक पाई बॉन्ड के लिए क्वेश्चन में दिया है वैल्यू साइक्लोहेक्सीन से रिलेटेड, तो बेंजीन के लिए 3 पाई बॉन्ड के लिए हमने निकाल लिया। अब क्या करें आगे, ध्यान से देखो। आपको क्वेश्चन में ये भी तो दिया है कि जो बेंजीन है अगर वो हाइड्रोजनेट होगा, साइक्लोहेक्सेन बनाएगा, तो जो प्रैक्टिकल वैल्यू इस रिएक्शन के हाइड्रोजनेशन के लिए होगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वो 357 तो नहीं आएगी, वो थ्योरेटिकल थी, उससे डिफरेंट आएगी। और उसके बीच का डिफरेंस ही रेजोनेंस एनर्जी होगा। ठीक है, कैसे निकालूं मैं उसको, कैसे निकालूं? तो देखो ध्यान से, मेरे को इसका प्रैक्टिकल वैल्यू क्वेश्चन में दिया नहीं है, ये मुझे निकालना पड़ेगा। तो मेरे लिए बन गई ये एक रिएक्शन जिसका डेल्टा एच निकालना है। थ्योरेटिकल तो निकाल लिया है हमने, बट अब प्रैक्टिकली निकालने के लिए उसके प्रैक्टिकल डेटा पे जाना पड़ेगा जो हमको दिया गया है। ठीक है, क्या क्या दिया है ध्यान से देखना। हमको ये क्या है, बेंजीन का फॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लो। ये दिया है बेंजीन का फॉर्मेशन 49, और H2 का फॉर्मेशन तो 0 होगा ना भाई, क्योंकि वो तो एलिमेंट है। और ये जो है साइक्लोहेक्सेन है ना, सब पहले वाला साइक्लोहेक्सेन, इसका भी फॉर्मेशन दिया है ना, -156 किलो जूल पर मोल। तो दोनों तरफ का हमको फॉर्मेशन का डेटा दिया है, तो उसकी मदद से मैं ये रिएक्शन जो कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है इसका डेल्टा एच निकाल लूंगा, और वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकाल रहा हूं मैं उसको। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेशन एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट साइड करूंगा, और मुझे इसका डेल्टा एच मिल जाएगा। हमारी ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया है। प्रोडक्ट साइड में ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, माइनस रिएक्टेंट साइड में हो गया बेंजीन, और ये हो गया -156 इसकी वैल्यू साइक्लोहेक्सेन के लिए, और फिर माइनस ऑफ ये हो गया बेंजीन की वैल्यू, और सॉल्व किया तो -205 किलो जूल पर मोल आ रहा है। ध्यान से सुनो समझो, -356 होना चाहिए था बेंजीन का थ्योरेटिकल हाइड्रोजनेशन, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड ब्रेक करने थे, और एक पाई बॉन्ड के लिए तो 119 वैल्यू क्वेश्चन में दी थी। साइक्लोहेक्सीन में एक पाई बॉन्ड होता है। बट हमने जब इस प्रैक्टिकल वैल्यू से इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकाला तो 205 आया।
तो भैया जो 357 और 205 का डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि वो डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो बेंजीन है, बेंजीन में रेजोनेंस है। रेजोनेंस की वजह से इस तरह के थ्योरेटिकल वैल्यूज और प्रैक्टिकल वैल्यूज में डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस ही रेजोनेंस एनर्जी होता है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है आपके सामने है, देखो, हाइड्रोजनेशन की थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है, और माइनस हाइड्रोजनेशन की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कर दो, रख दो वैल्यूज को साइन के साथ। तो ये हो गई हाइड्रोजनेशन की थ्योरेटिकल वैल्यू जो -357 है, 357, और ये माइनस ऑफ माइनस ये प्लस 205, तो नेट वैल्यू माइनस में आ जाएगी। मतलब एक तरीके डिफरेंस है, सीधा डिफरेंस है भाई, 357 205 का डिफरेंस है, बट साइन माइनस होना चाहिए। रेजोनेंस एनर्जी जो है नेगेटिव होती है, क्योंकि होता क्या है, रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल में उसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज करती है, मॉलिक्यूल की जो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज करती है। इसीलिए उसके थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में हमेशा डिफरेंस आता है। थ्योरेटिकल वैल्यू हाई रहती है मैग्नीट्यूड में, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लो रहती है। तो वही डिफरेंस हम निकाल लेते हैं, और वो डिफरेंस माइनस में आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए वो माइनस में रहे, इसीलिए मैंने यहाँ थ्योरेटिकल वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल माइनस किया है। तो ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी है बेंजीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,